जो एहतजाजी जुलूस है, ये कंटोनमेंट की तरफ लेकर जाना कोई अच्छा रवाज नहीं। जब आप फौजी छावनियों में एहतजाज के लिए जाएँगे तो फिर फौज से आपका तसादुम होगा। ये यूआईफे और पीटीआई के लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि जी फौज ने फायरिंग की। एक दफ़ा 9 मई को फौज ने असला इस्तेमाल नहीं किया। आज तक हम फौज को ताना देते हैं कि वो आपके कोर कमांडर के घर को आग लगा दी, आपको आपसे हिफाजत ही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट पर एक के फैसले पर एक चार्जशीट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसे थे? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे शो के टॉपिक बहुत दिलचस्प होंगे। सबसे पहले तो बन्नू में ये जो पुरअमन मार्च पर फायरिंग हुई है, इस मुतालिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। फिर उसके बाद पीएम पंजाब ने अदलिया को लेकर गुफ्तगू की एक तकरीब में। तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो ये जो पुरअमन मार्च हुआ बन्नू में, इस पर फायरिंग किसने की? क्या कहेंगे आप? देखिए, पुरअमन मार्च है, बन्नू में हज़ारों लोग निकले हैं अमन के लिए, ये तो सुबह से सब देख रहे थे। लेकिन फिर इस मार्च पर फायरिंग हो गई, ये कंटोनमेंट की तरफ गया, कुछ लोगों ने कंटोनमेंट की तरफ जाकर पथराव शुरू कर दिया, फिर कहा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी। एक ये है कि जी कुछ जुलूस के अंदर लोग थे जिनके पास असला था, पहले उन्होंने फायरिंग शुरू की, फिर दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग शुरू की और नतीजतन कुछ लोग भी मारे गए हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि असल सूरत-ए-हाल क्या है? पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एहतजाजी जुलूस हैं, ये कंटोनमेंट की तरफ लेकर जाना कोई अच्छा रवाज नहीं। आप एहतजाज करते हैं, आप सिविल इदारों से एहतजाज करते हैं, आप अदालतों के बाहर एहतजाज करते हैं, आप और शहर में हर जगह कोई चौक-चौराहा होता है, आप वहाँ पे एहतजाज करते हैं। लेकिन ये एहतजाज के लिए कंटोनमेंट की तरफ जो जाना है, ये कोई पॉज़िटिव रवाज नहीं है। देखिए ना 9 मई को भी तनाज़ा तो कंटोनमेंट में जाने का हुआ कि कंटोनमेंट कोई इलाका नहीं है, फ़ौजी छावनियाँ एहतजाज के लिए नहीं है। जब आप फ़ौजी छावनियों में एहतजाज के लिए जाएँगे तो फिर फ़ौज से आपका तसादुम होगा। फ़ौज के पास असला होता है। अब 9 मई के हवाले से सब लोग कहते हैं कि जी अगर कोर कमांडर के घर में घुस गए थे तो वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? रोका क्यों नहीं गया? भई आज आप बन्नों की कंटोनमेंट में घुसने की कोशिश की है तो फिर रोका गया तो आप कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का मौक़िफ़ है कि दूसरी तरफ से फायरिंग हुई है। तो एक महादराई और एक सुबह से तूफ़ान है कि फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, जुलूस के अंदर से हुई है। कुछ फुटेजेज़ हैं कि जुलूस के अंदर लोगों के पास असला मौजूद था, कुछ फुटेजेज़ हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई है। लेकिन बहरहाल दोन फायरिंग हुई है और कंटोनमेंट की तरफ जाने पर हुई है। मैं समझता हूँ कि ये जो भी कर रहे थे एहतजाज, उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि छावनियों की तरफ जब आप किसी मॉब को लेके जाएँगे, किसी एहतजाजी धरने को जब आप लोगों को छावनी की तरफ लेके जाएँगे, तो फिर लड़ाई होगी, तनाज़ा होगा, फायरिंग होगी। फिर एक अब क्या करे फ़ौज ने एक दफ़ा 9 मई को अपना कोर कमांडर का घर जला लिया, आईएसआई के दफ़्तर जलवा लिए, कंटोनमेंट जला ली, शोहदा की यादगारें जला ली। आज बन्नू की कंटोनमेंट को भी आग लगवा लेते। फिर कहते हैं जी लोग निकले और उन्होंने बन्नू की कंटोनमेंट को आग लगा दी, फ़ौज के खिलाफ बगावत। आप एक मंज़रनामा देखें कि अगर फ़र्ज़ कर लें फ़ौज इनको ना रोकती, मैं 1 मिनट के लिए ये मान लेता हूँ कि फ़ौज ने रोका और फ़ौज ने फायरिंग की। हालाँकि अदर साइड ऑफ़ द पिक्चर भी मौजूद है, वो कहते हैं जेयूआईफे और पीटीआई के लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। लेकिन मैं कहता हूँ जी हम उनका मौक़िफ़ ही मान लेते हैं। हम नहीं मानते कि जी ये सियासी जमातों के लोगों ने फायरिंग की है, फिर आप सब कहेंगे कि ये तो फ़ौज की हिमायत करता है और फ़ौज की हिमायत करने वालों को तो कोई अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसलिए आप फ़ौज की हिमायत ना किया करें। भई मैं ये कहता हूँ कि जी मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि जी फ़ौज ने फायरिंग ना करते फायरिंग, हज़ारों लोग कंटोनमेंट में घुस जाते हैं और उसके बाद वो छावनी में कोई किसी जगह को आग लगा देते हैं। कोई किसी जीओसी का घर जला देते हैं, कोई सेक्टर कमांडर का घर जला देते हैं और कोई फौज की छावनी को किसी जगह को आग लगाते हैं, तो फिर क्या होता? फिर आप लोग कहते हैं कि यार छावनी की कोई हिफाज़त ही नहीं, लोग घुसे, किसी ने रोका ही नहीं। लोग अंदर घुसे, उन्होंने आग लगा दी, पथराव किया, मारा। कहाँ थी फौज की सिक्योरिटी? इन्होंने मुल्क की हिफाज़त करनी है, ये अपनी कंटोनमेंट की हिफाज़त तो कर नहीं सकते।
तो मुल्क की हिफाजत क्या करनी है? 9 मई के हवाले से यही हमें कहा जाता है ना कि कहाँ थी फौज? कोर कमांडर के घर के आगे फौज क्यों नहीं मौजूद थी हिफाजत करने के लिए? भाई अगर उस दिन भी कोर कमांडर के घर के आगे फौज मौजूद होती तो लाशें गिर जाती। आज बन्नू कंटोनमेंट के दिफा के लिए फौज मौजूद थी तो फिर लाशें गिर गई। सोचना तो ये है कि कौन उस मॉब को कंटोनमेंट की तरफ लेके गया। ये क्या रवाज आप पाकिस्तान में डालना चाहते हैं कि जी छावनियों में जाकर एहतजाज करना है, हमने जर्नैलों के घरों के आगे एहतजाज करना है, तो हम छावनी में घुस जाएंगे। भाई जब आप छावनी में घुस जाएंगे तो आगे फौज है वो लड़ेगी, फिर क्या होगा? फिर अपने ही लोग होंगे और अपनी ही फौज होगी आपस में। अब अपने ही लोगों और अपनी फौज के दरमियान तसादुम कराना चाहते हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बन्नू में ये अमन मार्च ऑर्गेनाइज किया था उनकी अच्छी काविश थी, अमन मार्च होना चाहिए। अमन मार्च किसके खिलाफ होगा? अमन मार्च तो टीटीपी के खिलाफ होगा। अमन की दुश्मन तो टीटीपी है, और टीटीपी जो है वो धमाके कर रही है, लोगों को अगवा कर रही है। वो गवर्नर केपी के कह रहे हैं ना कि खुद वजीर आला केपी के जो है वो भत्ता देता है। गवर्नर केपी के कह रहे हैं, या जज अगवा हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अगवा हो रहे हैं, पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। एक पुलिस वाले को अगवा किया, उससे कहा तुम जाके नौकरी से इस्तीफा दे दोगे, उसने नहीं दिया, उसे मार दिया टीटीपी वालों ने। जो कोई भी पाकिस्तान की इदारों की मदद करता है उसको टीटीपी वाले मारते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि कोई समझ होनी चाहिए कि छावनियां तो एहतजाज करने की कोई जगह नहीं है। छावनियों में तो फौज होती है, फौज के पास असला होता है। एक दफा 9 मई को फौज ने असला इस्तेमाल नहीं किया। आज तक हम फौज को ताना देते हैं कि वो आपके कोर कमांडर के घर को आग लगा दिया, आपको आपसे हिफाजत ही नहीं हुई। आपके फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर में पथराव हो रहा था, कहाँ थे आप सब? जीएचक्यू के गेट पे लोग पहुंच के आगे से किसी ने गोली नहीं चलाई। ओहो हो, गुजरांवाला कैंटोनमेंट में हमला हो गया, कहाँ थी फौज? भाई फौज अगर उस 9 मई वाले दिन आपने 36 शहरों में फौज की तंसीबात पर हमला किए हैं, आप सोचे 36 तंसीबात पर 36 शहरों में फौज आगे से रिटेलिएट करती तो 36 शहरों में लाशें गिरती कि ना गिरती? उस दिन फौज ने रिटेलिएट नहीं किया, खामोश रहा। और हम उस फौज की उस खामोशी को आज भी फौज का जुर्म करार देते हैं। जब भी हम तहरीक इंसाफ वालों से बात करते हैं वो कहते हैं सिक्योरिटी कहाँ थी? अगर सारे कोर कमांडर के घर पहुंच गए तो सिक्योरिटी उस दिन कहाँ थी? लोग जीएचक्यू के गेट पे पहुंच गए तो सिक्योरिटी कहाँ थी? आज सिक्योरिटी फिर बन्नू में मौजूद थी ना। आप छावनी की तरफ बढ़े हैं तो फिर आपको रोक दिया गया है ना। फिर आप रो क्यों रहे हैं भैया? आप छावनियों की तरफ, आप क्या फौज ने हर दफा आपको छावनी में वेलकम करना है और हर दफा आके आप आग लगा देंगे? मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की जो केपी की हुकूमत है उसको इसकी जिम्मेदारी कबूल करके वजीर आला को वहां पहुंचना चाहिए था। वो क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन बहरहाल ये जो है अफसोसनाक वाकया हुआ है, और शहरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। केपी में पहले ही अमन अमान का मसला है, ऊपर से वहां पर ऐसे वाकयात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक वाकया। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मखसूस नशिस्तों को लेकर। तो अभी तक ये मामला रवा दवा है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहला तो जो इजलास हुआ था वो बेनतीजा खत्म हुआ था और आज इन्होंने फैसला कर लिया है। अगर आप आज पढ़ें प्रेस रिलीज उसका, इलेक्शन कमीशन का, तो उसकी पहली 2 लाइनें तो ये जरूर हैं कि फैसले पर अमल किया जाएगा। लेकिन बाकी सारी प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक चार्जशीट है। मतलब प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने ना ये सीटें इलेक्शन कमीशन से मांगी, ना पिशावर हाई कोर्ट में मांगी, ना अपील में मांगी, ना सुप्रीम कोर्ट में मांगी। कहीं भी तहरीक इंसाफ पिटिशनर ही नहीं थी, और फिर मांगे दे दी गई हैं। और उन्होंने कहा है कि जो जहां तक बात यह है कि जी उनका इंटर पार्टी इलेक्शन वाला फैसला, वो कहते हैं हमारे फैसले को हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया, हमारे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया। तो जो फैसला इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट तक दुरुस्त करार दिया गया है उसके बारे में हम क्या, उसको उस पर इलेक्शन कमीशन पर क्या एहतजाज हो क्या? और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तो बताए ना कि हमने उनके कौन से फैसले की ठीक तशरीह नहीं की है। सिर्फ ये कहना तो ठीक नहीं है कि ठीक तशरीह नहीं किया, जरा बताएं तो सही ना कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट तक उनको निशान छीन लिया तो वो निशान खत्म हो गया। बहरहाल उन्होंने ये भी वाजे किया है कि 41 लोगों ने खुद को आजाद लिखा हुआ था तो हमने उनको आजाद करार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज है वो सुप्रीम कोर्ट पर एक के फैसले पर एक चार्जशीट है।
इसी तरह उसमें ये भी क्लियर किया गया है कि ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ना ही इलेक्शन कमीशन के अरकान मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं रखते और वो इस बात को मज़ाक़ खेज़ समझते हैं। दूसरी तरफ केपी असेंबली में पीटीआई ने करारदाद पास की है कि अगर 20 जुलाई तक मतलब कल तक ना इन्होंने इस्तीफे दिए तो हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। तो उन्होंने कहा है हम इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन मरियम नवाज़ ने आज अदलिया पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि आईनी हाथों से निपटेंगे। अब सूरत-ए-हाल क्या है? अब सूरत-ए-हाल ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ वाले कह रहे हैं अक्टूबर में हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है मंसूर अली शाह, तो हम इस हुकूमत को गिरा देंगे। भई अगर हम ये मान लें कि एंटी पीटीआई चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, तो प्रो पीटीआई चीफ जस्टिस हो सकता है। पिछले 5 चीफ जस्टिस ने तहरीक-ए-इंसाफ की सहूलतकारी की है। उनमें साकिब निसार साहब हैं, उनमें आसिफ सईद खोसा हैं, उनमें गुलज़ार हैं, उनमें उमर अताब बंदयाल हैं और अब वो कह रहे हैं कि इन्हीं के तसलसल में अब जो है हमारे साथ जो है वो मंसूर अली शाह होंगे और हम मंसूर अली शाह के ज़रिए पाकिस्तान में वैसे ही तख्ता उल्टेंगे जैसे साकिब निसार वगैरह ने नवाज़ शरीफ का तख्ता उल्ट के उन्हें नाअहल किया था, तो अब नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की बारी है। तो मरियम नवाज़ ने कहा है कि इस दफ़ा हम आपको आसानी से ये काम नहीं करने देंगे। अगर अदलिया ने यही तय कर लिया है कि उसने पीटीआई को ये हुकूमत का तख्ता उल्टना है, तो हम अदलिया को ये तख्ता नहीं उलटने देंगे। देखें जी, पहले अदलिया ने अगर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा है, कुछ किया तो लोगों का ख़्याल था उनसे एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम कराया है। अदलिया तो बड़ी मजबूर थी, एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में ये काम करती है। पर अब तो ये बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव है अदलिया के ऊपर। अब तो ये साबित हो रहा है कि अदलिया आज खुद एक एस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया आज खुद एक पॉलिटिकल प्लेयर है और वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट खुद लिखना चाहती है और वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहती है। अब चीफ जस्टिस ये समझता है कि जिसको वो चाहे उसको हक़ के हुक्मरानी होना चाहिए। जैसे पहले आर्मी चीफ समझता है कि जिसको वो चाहे उसको हक़ के हुक्मरानी होना चाहिए। ऐसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अब ये समझता है कि जिनको वो समझे वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये जो लड़ाई है ये बहुत बढ़ गई है। मुझे इसमें मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पर अमल दरामद भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अदलिया और पार्लिमान और अदलिया और हुकूमत और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आ रही है। तो ठीक हो गया नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।